जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल का, जो कि मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में, डिप्लोमा के मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन की ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम बढ़िया रो में कवर करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट की बात की जाए तो इस सब्जेक्ट में 7 चैप्टर हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। उसके बाद इंट्रोडक्शन मतलब ऑटोमोबाइल हम जनरली से इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसमें ऑटोमोबाइल का विकास कैसे हुआ और ऑटोमोबाइल है क्या, ऑटोमोबाइल में कौन कौन से व्हीकल आते हैं, ऑटोमोबाइल में कौन कौन सा गियर यूज करते हैं, स्टीयरिंग यूज करते हैं। जनरली से इसका इंट्रोडक्शन समझ, स्टीयरिंग का, ब्रेकिंग का सारा चीज़ जनरली से इंट्रोडक्शन करेंगे। और उसके बाद डीप में इसको समझने के लिए आगे चैप्टर है ट्रांसमिशन सिस्टम में। इसमें पावर है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, मतलब शक्ति को प्रासित कैसे, पारेषण कैसे होगा, उसको सेकंड चैप्टर में हम समझेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात की जाए, थर्ड चैप्टर में स्टीयरिंग को समझेंगे कि स्टीयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। कई स्टीयरिंग विद्युत से चलते हैं, कई स्टीयरिंग हाइड्रोलिक से चलते हैं, जो लिक्विड से चलते हैं। उसके बाद हम ब्रेकिंग की बात करेंगे। ब्रेकिंग में भी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग होता है और एयर ब्रेकिंग होता है, कई तरीके से ब्रेकिंग पाई जाती है। उसके बाद हम सस्पेंशन की बात करेंगे। इसमें सस्पेंशन में बड़ी गाड़ियों में कैसा सस्पेंशन लगता है और छोटी गाड़ियों में कैसा सस्पेंशन लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे बैटरी। आजकल बहुत से वाहन बैटरी से चलते हैं, तो बैटरी की बात करेंगे। उसके बाद एग्जॉस्ट इमिशन, इसकी बात करेंगे। और अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर को शुरुआत करते हैं। एक लेक्चर में एक चैप्टर कवर कराएंगे, क्योंकि अब ना आपके पास बहुत समय है, ना हमारे पास समय बहुत है। अब समय का बहुत बड़ा अभाव है, इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए ऑटोमोबाइल का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का परिचय, ऑटोमोबाइल शब्द जो है 2 शब्द से मिलकर बना है। एक ऑटो, दूसरा मोबाइल। ऑटो का अर्थ है स्वतः, जबकि स्वतः यानी स्वयं, स्वतः। और जबकि मोबाइल का अर्थ है चलने वाला, चलने वाला यानी स्वतः चलने वाला, ऑटोमेटिक चलने वाला, सेल्फ चलने वाला। अर्थात ऑटोमोबाइल एक ऐसा यंत्र है जो स्वतः ही चलता रहता है। ऑटोमोबाइल स्वतः चलता रहता है, किसी ऑपरेटर की जरूरत होती है, चलता रहता है। ये देखते होंगे आप व्हीकल को, व्हीकल चलता रहता है, व्हीकल कोई ऑपरेट करता रहता है, वो चलता रहता है। और इसके बाद बात की जाए इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, तो वाहन के प्रयोग के आधार पर, मतलब वाहन का प्रयोग के आधार पर, वाहन का कोई वाहन को कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर किया जाए। जैसे वाहन, बहुत सारे वाहन हैं, स्कूटर हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, ऐसे बहुत सारे वाहन हैं। अब बात करें भार की क्षमता के आधार पर कितना वो वेट सहन कर सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी थोड़ा सा जनरली से आप समझिए, उसके बाद अभी नीचे बात करने वाले हैं। प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर, कैसा ईंधन प्रयोग करेंगे। वाहन के मॉडल के आधार पर, बहुत BS6, BS4 बहुत सारे मॉडल आ गए हैं। पहियों की संख्या के आधार पर, 2 पहिया वाहन होते हैं, 4 पहिया होते हैं, 3 पहिया होते हैं, 6 पहिया होते हैं, बहुत सारे 10 पहिए वाहन होते हैं। और चालन प्रणाली के आधार पर, कैसे कहीं स्टीयरिंग बाएं लगती, दाहिने लगती, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद चालन शक्ति पारेषण प्रणाली के आधार पर, चेंचिस के आधार पर, चेंचिस की कैसी है उसके आधार पर, सस्पेंशन प्रणाली के आधार पर, वाहन की बॉडी एवं दरवाज़ों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाहन के प्रयोग के आधार पर। वाहन का प्रयोग के आधार पर हम बात करते हैं। वाहन के प्रयोग के आधार पर बात की जाए तो वाहन के प्रयोग के आधार पर ऑटोमोबाइल में निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऑटोमोबाइल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं वाहन के प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले वाहन के प्रयोग के आधार पर बात होती है, तो इसमें स्कूटर आता है, और मोटरसाइकिल आता है, ऑटो साइकिल आता है, 3 पहिए वाले वाहन होते हैं। टेम्पू वम्पू देखते होगे, 3 पहिया वाले, 4 पहिया वाहन आते हैं, ट्रक आता है, बस आते हैं। ये वाहन के प्रयोग के आधार पर हो गए। अब बात करते हैं भार की क्षमता के आधार पर। भार की क्षमता के आधार पर ऑटोमोबाइल मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जो नीचे लिखे हैं। बात की जाए तो भार की क्षमता का कितना वो वेट गेन कर सकता है, कितना वेट सहन कर सकता है। सबसे पहले बात की जाए, इसमें 3 टाइप होंगे। एक हल्के वाहन होंगे,
एक हल्के वाहन होंगे और एक मध्यम वाहन होंगे और एक भारी वाहन होंगे। यानी एक लाइट वेट होगा, लाइट व्हीकल होगा, एक मीडियम व्हीकल होगा, एक हैवी व्हीकल होगा। अब सबसे पहले बात की जाए लाइट व्हीकल की। लाइट व्हीकल इस श्रेणी में मुख्य रूप से निम्नलिखित वाहन आते हैं। लाइट व्हीकल की बात की जाए तो इसमें जीप आते हैं, आपके कार आते हैं और पिकअप बोलेरो देखते होंगे, जो डाला गाड़ी होती है पिकअप, वो आते हैं इसके अंदर। और मध्यम वाहन की बात की जाए यानी मीडियम व्हीकल की बात की जाए, इस श्रेणी में मुख्य रूप से निम्नलिखित वाहन आते हैं। मिनी ट्रक हो गए, मिनी बस हो गए, देखते होंगे छोटे छोटे बस, छोटे छोटे ट्रक होते हैं। और ट्रेवलर मतलब जो यात्रा करने वाले यात्रियों को होते हैं, देखते हो कहीं 10-15 लोगों को बैठने की व्यवस्था रहती है, देखे होंगे आप लोग, वो आ जाएँ। अब बात की जाए भारी व्हीकल की, तो भारी व्हीकल की बात करें तो भारी व्हीकल इस श्रेणी में मुख्य रूप से निम्नलिखित वाहन आते हैं। बस, ट्रक, देखते होंगे बस, ट्रक, बुलडोज़र, डंपर और रोलर। ये सब भारी वाहन हैं, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। अगर इनकी वेट की बात की जाए, बहुत ज़्यादा भारी भी होते हैं और ज़्यादा वेट भी गेन कर सकते हैं ये। अब प्रयोग के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर बात किया जाए। प्रयोग के आधार पर तो हमने बात कर ली है, अब प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर बात की जाए तो ईंधन के आधार पर, अब ईंधन में बात की जाए तो पेट्रोल इंजन वाले वाहन और डीजल इंजन वाले वाहन, पहले पेट्रोल इंजन वाले वाहन, फिर डीजल इंजन वाले, फिर गैस इंजन वाले वाहन, गैस इंजन वाले भी वाहन हो रहे हैं, सीएनजी इंजन वाहन हो रहे हैं, एलपीजी इंजन वाहन हो रहे हैं, फ्यूल सेल इंजन वाहन हो रहे हैं, फ्यूल सेल से भी चल रहे हैं, कई गाड़ियां देखे होंगे। मेथेनॉल इंजन वाहन, मेथेनॉल जो गैस होती है, इससे भी वाहन को चलाया जा रहा है आज आधुनिक में। अभी बात की जाए वाहन के मॉडल के आधार पर, वाहन के मॉडल के आधार पर ऑटोमोबाइल को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया। ट्रक मॉडल, ट्रक कौन कौन सी गाड़ियाँ बनाती हैं? टाटा बनाती है, प्रीमियर बनाती है, लीलैंड बनाती है और बनाती हैं, लेकिन यहाँ 2-3 को आपको 3 को बता दिया जा रहा है, बहुत सारी बनाती हैं। अब ये इतना लिखना भी नहीं है, आपके BTOP बोर्ड में 2-3 लिख दोगे बहुत है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वाहन का, ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, उसी में पूछा जाएगा। तो ये 3 लिख हो गई ये, और आदि और बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 समझो यहाँ पर। उसके बाद कार की बात की जाए तो अम्बेसडर है, मारुति 800 है, मारुति अल्टो है, मारुति अल्टो 800 है, स्विफ्ट है, वैगनार है, निसान है आदि। अब स्कूटर की बात की जाए, स्कूटर के भी कई मॉडल हैं। हमने ट्रक की बात की, कार की बात की, अब बात आती है स्कूटर की। स्कूटर की बात की जाए तो बजाज सुपर है, बजाज चेतक है, ALML वेस्पा है, वेस्पा NB है आदि। अब पहियों की संख्या के आधार पर बात की जाए कि कितने पहिए लगे होते हैं, व्हील कितने लगे होते हैं, उसकी बात की जाए। पहियों की संख्या के आधार पर ऑटोमोबाइल को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 2 पहिया वाहन इस श्रेणी में मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि आते हैं। 3 पहिया वाहन की बात की जाए, इस श्रेणी में ऑटो रिक्शा, टेम्पो आदि आते हैं। 4 पहिया वाहन की बात की जाए, इस श्रेणी में कार, जीप, छोटे माल वाहन आदि आते हैं। 6 पहिया वाहन की बात की जाए, इस श्रेणी में बस, ट्रक, बड़े माल वाहक इत्यादि आते हैं। 6 पहिया वाहन की बात की जाए। अब चालन प्रणाली के आधार पर बात की जाए तो चालन प्रणाली के आधार पर बात की जाए तो बायां हस्त चालन वाले वाहन, लेफ्ट हैंड, मतलब जिसकी स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड में लगी रहती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार के वाहनों में स्टीयरिंग व्हील वाहन में बाईं ओर लगी रहती है। लेफ्ट हैंड चालन वाले वाहन में बाईं ओर स्टीयरिंग लगी रहती है। अमेरिका में चलने वाले वाहन, अमेरिका जैसे बहुत सारे देश हैं, अमेरिका ही नहीं है, अमेरिका को एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, बाकी और कई देश हैं जहाँ पर बाएं साइड स्टीयरिंग लगी होती है। लेकिन हमारे भारत की बात की जाए तो उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। दायां हस्त चालन वाले वाहन, जो दाएं तरफ स्टीयरिंग लगी रहती है, उसकी बात की जाए, राइट हैंड में जो लगे रहते हैं उसकी बात की जाए। इस प्रकार के वाहनों में स्टीयरिंग व्हील वाहन में दाईं ओर राइट साइड को फिट होती है। वहाँ भारत में चलने वाले वाहन इसी प्रकार के होते हैं। जो भारत में जो वाहन चलते हैं वो वाहन इसी प्रकार के होते हैं, जो जहाँ राइट साइड में स्टीयरिंग लगी होती है। अपने यहाँ लेफ्ट साइड में
नहीं है वो वाहन। मिल जाएंगे, अपवाद तो बहुत है, लेकिन कहीं कहीं मिल जाएंगे का तो वाहन, लेकिन 99% आपको दाएं जो राइट साइड में आपको स्टीयरिंग मिलेगी। अब उसके बाद बात की जाए तो अग्रधुरा यानी फ्रंट एक्सल पर चलने वाले वाहन बहुत सारे हैं जो आगे आगे से ऑपरेट किए जाते हैं, और बहुत सारे हैं जो पीछे से ऑपरेट किए जाते हैं। अब पहले फ्रंट की बात कर ली जाए, उसके बाद हम बात करने वाले फ्रंट में देखते होंगे आप कार हो गई, बहुत सारे ऐसे वहाँ कार हो गई, जीप हो गई, मार्शल हो गई, 6 पहिए वाले वाहन हो गए, 10 पहिए वाले वाहन हो गए। तो इस प्रकार के वाहनों को चलने के लिए आवश्यक शक्ति, पावर अग्रधुरे यानी फ्रंट एक्सल में प्राप्त होती है। और अब बात किया जाए रियल एक्सल पर चलने वाले वाहन, तो इस प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति अग्रधुरे पर प्राप्त होती है, यानी अग्रधुरे प्राप्त होती है, यानी फ्रंट पर प्राप्त होती है। अब बात की जाए रियल एक्सल की बात की जाए तो पश्च धुरे पर चलने वाले वाहन, इस प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति पश्च धुरे पर प्राप्त होती है, यानी पीछे वाले वाहनों पर। तो आप सोचेंगे कि पीछे वाले पर कौन से वाहन हैं जो चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेहूँ या धान काटने वाली मशीनें आती हैं, गेहूँ या धान काटने वाली, उनमें देखते होगे पीछे वाले टायर में जो पीछे वाले टायर को ऑपरेट किया जाता है। जो ड्राइवर होता है आगे का नहीं ऑपरेट करता है, जो एक्सल लगे होते हैं वो पीछे लगे होते हैं, आगे नहीं लगे होते हैं। ये रियल एक्सल हो गया। अब बोथ एक्सल हो गया। बोथ एक्सल की बात की जाए तो दोनों धुरे पर चलने वाले वाहन, इस प्रकार के वाहन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसको चलाने हेतु आवश्यक शक्ति है दोनों धुरों पर एनर्जी दी जाती है, पावर दी जाती है। इन श्रेणी में जीप, मिलिट्री ट्रक आते आ जाते हैं। देखते हो कि महिंद्रा थार जो कहते हैं, महिंद्रा थार की बात की जाए उसमें दोनों धुरों पर पावर दी जाती है। और अब बात की जाए शक्ति प्रसारण प्रणाली के आधार पर, पावर ट्रांसमिशन के आधार पर, तो पावर ट्रांसमिशन के आधार पर बात की जाए तो परंपरागत प्रणाली, कन्वेंशनल सिस्टम वाले इंजन, और दूसरा है पूर्ण स्वचालित फुली ऑटोमेटिक वाहन, और अर्ध स्वचालित सेमी ऑटोमेटिक वाहन। अब बात की जाए चेसिस के आधार पर, तो चेसिस के आधार पर बात की जाए तो परंपरागत नियंत्रण मतलब कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस वाले वाहन, कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस वाले वाहन, पूर्णतः अग्र नियंत्रण फुल्ली फ्रंट कंट्रोल जो आगे से कंट्रोल किए जाते हैं वो फुल्ली फ्रंट कंट्रोल वाले वाहन। और बात की जाए इसमें तीसरे तो अर्ध अग्र नियंत्रण यानी सेमी फ्रंट कंट्रोल वाले वाहन। और अब बात की जाए तो सस्पेंशन प्रणाली के आधार पर, तो सस्पेंशन सिस्टम के आधार पर बात की जाए तो पत्तीदार स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग वाले वाहन, लीफ स्प्रिंग और कॉइल स्प्रिंग दो इसमें प्रयोग किए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं पत्तीदार, जो लीफ स्प्रिंग की बात की रहे हैं, जो इस प्रकार के वाहनों में सस्पेंशन है पत्तीदार स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी में बस हो गए, ट्रक हो गए, जीप हो गई, इन सब में आप देखते होंगे पत्तीदार स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। अब कुंडलीदार कॉइल स्प्रिंग वाले वाहन कौन कौन से हैं? इस प्रकार के वाहनों में सस्पेंशन है तो कुंडलीदार स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी में मुख्य रूप से मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड इत्यादि वाहन की बॉडी एवं दरवाज़ों के आधार पर, वाहन की बॉडी और उसमें दरवाजे कितने लगे हैं, उसकी बॉडी किस चीज़ की बनी है, किस रॉ मटेरियल की बनी है, इसके आधार पर बात की जाए तो स्वीडन व्हीकल, इस श्रेणी में 2 दरवाजे और 4 दरवाजे वाले वाहन आते हैं। स्वीडन व्हीकल होता है जिसमें आपके 2 दरवाजे हों या 4 दरवाजे हों, वो स्वीडन व्हीकल होता है। अब कन्वर्टिबल व्हीकल जो हैं, कन्वर्टिबल व्हीकल, इस श्रेणी में रेसिंग कारें आती हैं, जीप इत्यादि ये सब आते हैं जो कन्वर्टिबल। इसमें जीप हो गई, ये जीप, रेसिंग कार इत्यादि वाहन आते हैं। अब बात की जाए तीसरे पॉइंट की तो डिलीवरी वैन भी अलग है, और स्टेशन वैगन,
स्टेशन वैगन भी है। और विशेष उद्देश्य वाहन, विशेष उद्देश्य में के लिए बहुत सारे, जैसे आप रॉयल्स रॉयल का नाम आप लोगों ने सुना हो। अगर उससे आप कहेंगे, जिस तरीके से आप गाड़ी कहेंगे वैसे बनाएगी रॉयल्स रॉयल। वो साल में ज़्यादा कर 1-2 गाड़ियाँ बनाती है भले, लेकिन जिस तरीके से आप कहेंगे उसमें सोना लगा दीजिए, हीरा लगा दीजिए, वो भी लग जाता है। तो विशेष प्रकार के वाहन हो गए, उनमें आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो विशेष प्रकार के वाहनों की बात की जाए तो इस श्रेणी में वो वाहन आते हैं जिनका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। जैसे एम्बुलेंस हो गए। एम्बुलेंस का काम क्या है? एम्बुलेंस से आप, ऐसा तो है नहीं कि आप उससे सब्जी ढोवाना शुरू कर देंगे। उसका काम यही है कि आप मरीज को ले जाएं। वो विशेष काम के लिए बनी है। ऐसा तो है नहीं कि उसको आप कहेंगे कि भैया आज आप ऐसा कीजिए, आप सवारी ढो लीजिए, आज मरीज नहीं है, आप आज ऐसा कीजिए, आप सब्जी लाने चले जाइए सुबह। ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो विशेष उद्देश्य के लिए एम्बुलेंस हो गया। और इसके नीचे अब बात की जाए ये हो गया दुग्ध वाहन हो गए। दुग्ध वाहन, जैसे दुग्ध वाहन का काम है कि एक जगह से दूध को दूसरे जगह दूध को ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना। उसका ऐसा काम तो है नहीं कि उसमें आप पेट्रोल भी लेकर जा रहे हैं, पेट्रोल भी यहाँ से वहाँ सप्लाई। उसका केवल काम वही है, दूध के सप्लाई करना। और इसके बाद और बात की जाए इसमें तो डाक वाहन। जैसे डाक वाहन का केवल कार्य है कि आप किसी भी पर्चे को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना, ना कि उससे आप किसी और आदमी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उससे सिर्फ किसी भी खत को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब बात की जाए चेचिस की। अब चेचिस की बात की जाए, ये क्वेश्चन जो आपको BTUP के बोर्ड में पूछा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन क्या है, ऑटोमोबाइल का विकास कैसे हुआ। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है इस टॉपिक से। अब बात की जाए चेचिस। चेचिस भी आपके मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, किसी भी वाहन की संरचना उसमें उसकी बॉडी को ना शामिल किया जाए तो ना किया गया हो, चेचिस कहलाती है। चेचिस की बात, चेचिस पूरा है। केवल आप जो बॉडी को उसमें, इसका कहने का मतलब ये है कि उसमें बॉडी को ना सम्मिलित करके आप पूरा जो पार्ट होता है वो चेचिस कहलाता है। बॉडी को आप नहीं सम्मिलित करते हैं। किसी भी वाहन में बॉडी को छोड़कर जितने भी पार्ट लगे होते हैं उनके संयोजन को, कोई भी वाहन है उसके बॉडी को छोड़कर उसमें जितने भी पार्ट लगे उनके संयोजन को ही चेचिस कहते हैं। सामान्यतः वाहनों की चेचिस को इस्पात की मोटी चादरों को काटकर या मोड़कर तैयार किया जाता है। इस्पात मतलब स्टील की मोटी पत्तियों को काट के बनाया जाता है। जो चेचिस होती है अधिकतर हम देखते हैं कि स्टील की मोटी चादरों को काट के वो बनाया जाता है। अब बात की जाए, ये वाहनों को पर्याप्त सामर्थ्य देता है। हमें बात की जाए कि हम ये स्टील के मोटी चादरों को ही काट कर क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये स्टील की मोटी चादर जो है अच्छी सामर्थ्य देने में सामर्थ्य देती है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं। अब बात की जाए इसके कार्य क्या क्या हैं। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, चेचिस करता क्या है, चेचिस के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। अब इसके बारे में बात, इसके द्वारा वाहन के अग्र एवं पश्च दोनों के धुरों को सहारा दिया जाता है। रियल एक्सल एंड फ्रंट एक्सल दोनों को हम हेल्प करते हैं। जैसे फ्रंट एक्सल और इसको रियल एक्सल दोनों को हम हेल्प करते हैं। अब बात की जाए इसके दूसरे पॉइंट की, तो ऊंचे नीचे मार्गों पर चलते समय वाहनों को तथा यात्रियों को झटकों से बचाता है। चेचिस ही है जो वाहन ऊंचे नीचे रास्तों पर जब हम चल रहे हैं तो हमको झटकों से, और जो ड्राइवर है उसको और जो पैसेंजर है उनको झटकों से बचाता है। अब बात की जाए वाहन के इंजन और, अब इसके आगे तीसरे पॉइंट की बात की जाए अब, और इसके क्या फंक्शन है, तो वाहन के चलते समय अचानक ब्रेक वाली स्थिति में पड़ने वाले संपूर्ण भार को यही सहन करता है। जितने अचानक मान लीजिए आपने ब्रेक मार दिया और उसमें जितने भार हैं और चेचिस नहीं रहेगा तो आप भार को रखेंगे कहाँ, पहली बात तो भार को चेचिस पे ही रखा जाता है, बॉडी पर भार को नहीं रखा जाता। चेचिस ही है जो बॉडी को संभाल कर रखती है। अब बात की जाए वाहन को किसी मोड़ पर मोड़ते समय
पड़ने वाले भार को ही यही सहन करता है। वाहन को किसी मोड़ते समय चेंचिस ही है जो उसको सहन करती है। अब चेंचिस का लेआउट में आप देखें, सबसे आगे देखते होंगे रेडिएटर। रेडिएटर में अब पहले के गाड़ियों में पानी डाला जाता था, गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, लेकिन आजकल अब सिस्टम में ख़त्म हो गया है। अब पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता था, बहुत कम पानी डालना पड़ता है। आप 100-200 किलोमीटर चला लीजिए तब डालना पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि आप 10-20 किलोमीटर भी चल रहे हैं, 4 बार पानी डाल रहे हैं पता लग रहा है। अब लेकिन आधुनिक युग में ऐसा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले रेडिएटर, और उसमें व्हील, 4 व्हील हो गए। उसके बाद रेडिएटर के बाद इंजन लगता है। इंजन के बाद आपको क्लच लगाते हैं, क्लच प्लेट लगती है। क्लच प्लेट के बाद आप बात करें तो गियर बॉक्स लगता है। उसके बाद बात करें तो प्रोपेलर शाफ्ट लगता है। प्रोपेलर शाफ्ट जो है डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म का कार्य ये होता है कि और प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म से जुड़ा होता है जो क्लच होता है। पहले इंजन है, फिर क्लच है उसके पीछे गियर बॉक्स है, उसके पीछे प्रोपेलर शाफ्ट है। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म है। अब इसका आपके अगर BTUP बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप लिख भी देना, पॉइंट डाल के लिख दीजिए कि ये ऊपर वाला देख सकते हैं। 1 मिनट, आप ये फ्रेम हो गया, फ्रेम है, उसके बाद इंजन है, उसके बाद गियर बॉक्स ये रहा आपका, ये गियर बॉक्स हो गया। गियर बॉक्स के बाद क्लच है ये गया ये। उसके बाद ये प्रोपेलर शाफ्ट हो गया। प्रोपेलर शाफ्ट का कार्य होता है, प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़ा होता है। यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में बात करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, उसके बारे में प्रॉपर वो 3rd चैप्टर में आपको हम प्रॉपर बताएंगे उसके बारे में, यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में। लेकिन आप जान लीजिए यूनिवर्सल जॉइंट होता क्या है। यूनिवर्सल जॉइंट आप देखते होंगे जो थ्रेशर होता है, थ्रेशर को उससे कनेक्ट करने के लिए पहले देखते होंगे आप पट्टे के द्वारा उसको कनेक्ट किया जाता था इंजन को थ्रेशर से, अब इंजन को या ट्रैक्टर से थ्रेशर को। लेकिन अब आज यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा आप कनेक्ट किया जाता है। उसमें यूनिवर्सल जॉइंट लगा रहता है और बीच में प्रोपेलर शाफ्ट लगा रहता है। अच्छा, जो लोहा लगा रहता है। तो इसमें बात की जाए प्रोपेलर और फ्रंट एक्सल, आपका ये फ्रंट एक्सल हो गया, ये रियल एक्सल हो गया। और उसके बाद बात की जाए स्टीयरिंग सिस्टम, तो स्टीयरिंग सिस्टम हो गया। सस्पेंशन सिस्टम यहीं लगा रहेगा। इस फिगर में लेआउट हमने बनाया है, अभी इसका आगे फिगर बनेगा बढ़िया, तो उसमें आपको हम दिखाएंगे कि सस्पेंशन सिस्टम कैसे आपको ड्रा करना है और स्टीयरिंग सिस्टम कैसे ड्रा होगा, और ब्रेक सिस्टम कैसे होगा, इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसे होगा। आगे चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे। अभी आप इसका केवल हल्का सा इसके बारे में जानिए। इसके बाद यही सब पूरे चैप्टर में है। आपको 7 चैप्टर है, इसी पूरे को हम बताते रहेंगे, 7 चैप्टर है। फ्रेम की बात की जाए, यह चेसिस का एक मुख्य भाग होता है जिसमें 2 लंबी और मजबूत कांटों का प्रयोग किया जाता है। ये इसको साइड मेंबर या लॉन्ग मेंबर या अधिक इसको 4 या अधिक सदस्यों से जोड़ा जाता है। इनको 4 या अधिक सदस्यों से। अब बात की जाए फ्रेम, ये हो गया आपका फ्रेम। फ्रेम की बात की जाए, फ्रेम ये देख सकते हैं आप, ये फ्रेम है, ये फ्रेम हो गया। 4 हैं, 4 से अधिक भी हो सकते हैं। कहीं कहीं बीच में आप देखते होंगे हो रहता है। इंजन सामान्य 2 सेकंड नंबर। अब इंजन के बारे में, सामान्य तौर पर इंजन को वाहन में सबसे आगे फिट किया गया रहता है। सामान्य तौर पर आजकल इंजन को पीछे भी फिट किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर आप देखते होंगे कि आगे फिट किया जाए, जिसके द्वारा वाहन को चलाने हो तो जिसके द्वारा वाहन को चलाने हेतु आवश्यक पावर को उत्पन्न किया जा सके, शक्ति को उत्पन्न किया जा सके। इंजन को पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि से स्टार्ट किया जाता है। पेट्रोल से भी, डीजल से भी। कहीं कहीं आप देखते होंगे पेट्रोल गाड़ी होती है, डीजल होती है और गैस से स्टार्ट होती है। अब बात किया जाए गियर बॉक्स।
अब बात किया जाए गियरबॉक्स। गियरबॉक्स की बात की जाए, यह एक ऐसी यंत्रावली होती है, यानी मैकेनिज्म होती है, जो इंजन से उपजने वाली शक्ति को क्लच के माध्यम से वाहन के धुरे तक पहुंचाती है। इसका गियरबॉक्स का काम है कि गियर आप देते हैं क्लच को लगा दबा के, तो ये शक्ति को जो है गियर की शक्ति को गियर की इंजन से जो उपजने वाली पावर होती है उसको क्लच के माध्यम से उसके एक्सल तक पहुंचाती है। अब बात की जाए क्लच। क्लच इंजन के गतिपाल पहियों यानी फ्लाई व्हील को शाफ्ट के साथ जोड़ा रहता है। फ्लाई व्हील को शाफ्ट के साथ जोड़ा रहता है तथा इंजन से उपजने वाली शक्ति को गियर तक पहुंचाता है। इंजन से निकलने वाली पावर को गियर बॉक्स तक पहुंचाता है। अब प्रोपेलर शाफ्ट की बात की जाए, यह एक खोखली लंबी शाफ्ट होती है जिसको गियर बॉक्स या डिफरेंशियल के माध्यम से जोड़ा जाता है। डिफरेंशियल या गियर बॉक्स के माध्यम से जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म है, ये गियर बॉक्स है। इसके माध्यम से आप प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ रहे हैं। अब बात की जाए फ्रंट एक्सल की। फ्रंट एक्सल अग्रधुरा वाहन के अग्र भाग पर स्प्रिंग के साथ यू बेल्ट एवं क्लैंप की सहायता से जुड़ा रहता है। यू बेल्ट की सहायता से भी जुड़ा रहता है और क्लैंप की सहायता से जुड़ा रहता है। वाहन की स्टीयरिंग प्रणाली इसी से जुड़ी रहती है। स्टीयरिंग प्रणाली भी फ्रंट एक्सल से ही जुड़ी रहती है तथा इसी पर ही अग्र पहियों को भी फिट किया जाता है। जब फ्रंट एक्सल में फ्रंट पहियों को भी फिट करेंगे हम। अब पश्च यानी रियल एक्सल की बात की जाए, यह वाहन के पश्च भाग पर स्प्रिंग के साथ यू बेल्ट या क्लैंप की सहायता से जुड़ा होता है। इसी पर वाहन के पीछे वाले पहिए भी जुड़े होते हैं। रियल एक्सल पर रियल पहिए भी जुड़े होते हैं। अब बात की जाए स्टीयरिंग सिस्टम की। स्टीयरिंग प्रणाली की सहायता से वाहन चालक वाहन को सीधा चला सकता है। वाहन चालक जो है स्टीयरिंग की सहायता से वाहन चालक वाहन को सीधा चला सकता है या आवश्यकता अनुसार दाएं बाएं घुमा सकता है। स्टीयरिंग प्रणाली फ्रंट एक्सल पर इससे जुड़ी रहती है। ज़्यादातर हम फ्रंट एक्सल से जुड़ी रहती है, रियल एक्सल से बहुत कम जुड़ी रहती है स्टीयरिंग सिस्टम। अब बात की जाए सस्पेंशन सिस्टम। वाहन में सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग चलते समय लगने वाले झटकों को कम करने अथवा पूर्ण समाप्त करने, मतलब जो आप गाड़ियों में बैठे होंगे सस्पेंशन सिस्टम ही है जो आपके पास झटकों को सहन करता, झटके नहीं लगने देता। आप ट्रैक्टर पर बैठ जाइए, आपको इतना झटका लगेगा पता चल जाएगा। ट्रैक्टर में कोई सस्पेंशन सिस्टम नहीं होता, इसीलिए ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा झटके देता है। बाइकों में आप गाड़ियों में किसी बैठ जाइए, उसमें आपको झटकों का नहीं आभास होगा, और वहीं पर ट्रैक्टर को चलाइए, उसमें देखिए झटके बहुत लगते हैं क्योंकि उसमें सस्पेंशन सिस्टम नहीं दिया रहता है। समान तौर पर छोटे वाहनों मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि में सस्पेंशन प्रणाली के रूप में कॉइल का प्रयोग किया जाता है और बड़े वाहनों में पत्तीदार स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं फिगर में, ये देख सकते हैं ये चेम्बर होता है, ये ग्रेजुएटेड लीव्स होता है, रिबाउंड क्लीव, ये आपका रिबाउंड क्लीव है, ये मास्टर लीफ है, ये आइज है, और ये सेंट्रल बीच में है इसलिए सेंट्रल क्लैंप इसे कहते हैं। और ये भी क्लैंप है, लेकिन ये किनारे ये सेंट्रल का क्लैंप हो गया। और इसकी पूरी स्पाइन इसकी ट्यूएल है, यहाँ तक रेल है तो पूरी ट्यूएल हो गई। ठीक। ब्रेक सिस्टम चलते वाहन को आवश्यकता अनुसार रोकने या उसकी गति को सीधा धीमा करने के लिए उसमें ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली वाहन के पहियों से संबद्ध रहती है, यह प्रणाली पहियों से जुड़ी रहती है, पहियों में लगी रहती है। ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है पहियों में लगा होता है। विद्युत सिस्टम किसी भी वाहन के सही संचालन है तो उसमें विद्युत प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी वाहन हो, अगर उसको सही से आपको संचालन करना है और सही से चलाना है, उसमें विद्युत सिस्टम का आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत सिस्टम का प्रयोग कहाँ करेंगे हम उसमें, तो इंजन को स्टार्ट करने में भी आप देखते होंगे सेल्फ रहता है। सेल्फ को अगर आप बैटरी से उसको करंट दिया जाता है तब वो स्टार्ट होता है सेल्फ।
सेल्फ लेते हैं गाड़ियों में और उसका प्रयोग किया जाता है। रात में चलते समय आवश्यक प्रकाश आप प्रकाश विद्युत भी ले सकते हैं। विद्युत इससे प्रकाश के लिए, जैसे आप देखते हो रात में चल रहे हैं, आप अंधेरे में तो गाड़ी चला नहीं सकते, इसलिए प्रकाश के लिए भी काम देता है ये। हॉर्न बजाते समय जैसे कोई आदमी आ गया तो आपको हॉर्न बजाने में भी ये देगा। हॉर्न नहीं दबाएंगे तो पता लगेगा दुर्घटना हो गई, तो उस इंसान को हॉर्न बजाएंगे तब लगेगा उसे गाड़ी आ रही है। एसी को चलाते समय आप एसी को भी चला सकते हैं विद्युत के द्वारा। वाहन को मोड़ते समय इंडिकेटर जैसे आप वाहन को मोड़ रहे हैं तो इंडिकेटर देंगे, जिससे पीछे वाले को पता चलेगा कि इसको यहाँ से टर्न इसको लेना है। तो इससे भी विद्युत के द्वारा ये भी संभव है। वाइपर को चलाने में आप बारिश हो रही, वाइपर को भी चला सकते हैं विद्युत के द्वारा। अब बात की जाए, अब ये चेसिस लेआउट आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ चेसिस भी पूछा जा सकता है। आपको हमने 2 क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, जितना हम बता रहे हैं उतना आपको केवल पढ़ना है और आगे इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना है। पेपर में वही आएगा जो हम बता रहे हैं। ये अब इसके बाद 2 क्वेश्चन हो गए, एक हुआ ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन हो गया और चेसिस लेआउट हो गया, ये 2 हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, ड्राइव यानी चालन। अब ड्राइव की बात की जाए, यह एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा इंजन से उपजी शक्ति को